हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं नवनीत कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फ्यूजन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने इससे पिछली वाली वीडियो देख ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, और उस वीडियो के एंड में मैंने आपसे कहा था, क्योंकि एंड तक देखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, एंड में मैंने बताया था कि आपको इसके साथ साथ एक जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है, जिसको हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के तौर पर देखते हैं। इन्होंने थोड़ा सा उसमें और बातें ऐड की थी, तो इसको भी पढ़ लेना आवश्यक है। कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो जेरोम ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। और अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस बारे में कि इसकी कौन सी अवस्था जीन पियाजे की किस अवस्था के साथ मेल खाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनकी द्वारा जो दी गई अवस्थाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये पियाजे की इस वाली अवस्था के अनुसार मेल खाती है। ठीक है, तो पहली अवस्था है इनके द्वारा जो दी गई है वो है क्रियात्मक अवस्था, इनेक्टिव स्टेज बोलते हैं इसको। इस अवस्था में जो बालक होता है उसके लिए मनोचालन महत्वपूर्ण है, यानी कि हाथ पैर चलाता है, किसी वस्तु को समझने के लिए वो उस वस्तु को छूता है, पकड़ता है, रगड़ता है या पटकता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं वो किसी भी वस्तु को समझने के लिए करता है, इनेक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, छूना, पकड़ना, ये सारी की सारी ये सब घटनाएं आप रख सकते हो किसमें, इसकी क्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, मनोचालन, यानी कि उसकी शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है, जैसे कि साइकिल चलाना और चलना, खेलना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस वाली अवस्था में आती हैं। ठीक है, चलो इसके और हाँ, इसको हम किस अवस्था के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जीन पियाजे की, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं उसकी जो सबसे पहली अवस्था है, कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था, यानी कि प्रथम अवस्था के साथ हम इसको मैच कर सकते हैं जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था के द्वारा। ठीक, इसके बाद इसकी दूसरी अवस्था के बारे में हम बात करते हैं, वो है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे आइकॉनिक स्टेज या छायात्मक अवस्था भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको छायात्मक अवस्था का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो बालक होता है उसके पास वो ध्वनि के प्रति, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर देता है, और इनसे ही उसके पास प्रतिबिंबों के रूप में ये सूचनाएं पहुंचती हैं। ठीक है, मानसिक प्रतिबिंबों के रूप में, ध्वनि, प्रकाश। तो आप क्या कह सकते हो कि मानसिक प्रतिबिंबों के रूप में उसके पास सूचनाएं पहुंचती हैं, और उसके अंदर विजुअल मेमोरी, मानसिक प्रतिबिंबों के रूप में सूचनाएं पहुंचती हैं उसके पास, और उसकी विजुअल मेमोरी, ठीक है, विकसित होने लगती है, यानी कि दृश्य मेमोरी उसकी विकसित होने लगती है। ठीक, और इसको हम जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के साथ मैच कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाली अवस्था किससे विकसित मैच होती है, उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि दूसरी वाली के साथ। अब बची हुई उसकी जो दोनों अवस्थाएं हैं वो आप इस वाले के साथ मैच कर सकते हो, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें संकेतात्मक अवस्था का मतलब ही क्या होता है, जो संकेत होते हैं उसको अपने भाव व्यक्त करने के लिए या फिर किसी जटिल कार्य को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का एक तरीका होते हैं ये संकेत, तो उसको हम संकेतात्मक अवस्था बोलते हैं। अब वो क्या सीखता है, भाषा सीखता है, भाषा का प्रयोग करना सीखता है, गणितीय सूत्रों का प्रयोग करना सीखता है, गणितीय सूत्रों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। ठीक है, तर्क करने लगता है, वो चिंतन करने लगता है, उसके बौद्धिक विकास का जो स्तर होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब वो अमूर्त बातों के रूप में भी चिंतन करने लगता है। तो अब इस अवस्था को आप किसके रूप में व्यक्त कर सकते हो, आप उसकी तीसरी और चौथी दोनों अवस्थाओं के साथ इसको मैच कर सकते हो। लेकिन अक्सर जो प्रश्न पूछता है वो इन दो अवस्थाओं के साथ पूछता है कि क्रियात्मक अवस्था
कौन सी अवस्था से? पहली वाली से, और प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है वो दूसरी वाली अवस्था से। और जो तीसरी इसकी संकेतात्मक अवस्था है उसमें किसका महत्व होता है? संकेतों का। अब संकेत आपके लिए पता है, लिखित और मौखिक ये भाषा जो है ये भी आपके लिए एक संकेत ही है। और संकेत क्या होते हैं? किसी भी जटिल कार्य को करने का एक संक्षिप्त तरीका। ठीक है, तो अब वो गणितीय सूत्रों का प्रयोग करता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं आपकी जेरोम ब्रूनर ने दी हुई हैं। उम्मीद करता हूं एक छोटी सी वीडियो थी, ये बड़ी पसंद आई होगी। इसके बाद हम जो अगली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे, आपके लिए देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जो दिया था उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, और उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं। वे दो वीडियो आपके लिए एक साथ होंगी और आपके लिए वे दोनों देखनी जरूरी है। आपने आज तक जीन पियाजे का सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पढ़ा होगा। जीन पियाजे का अगर आप पढ़ोगे नैतिक विकास का सिद्धांत, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते हुए जरूर।